क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स हमेशा ही कुछ कीवर्ड्स पे टॉप पे रैंक कर रही होती हैं? भले ही आप कितना भी एसईओ कर लें, कितने भी बैकलिंक्स ले लें, अच्छा कंटेंट लिख लें, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हमेशा ही टॉप पे रैंक कर रही होती हैं। डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी का। तो आपको उनकी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनके लिए काम करता है। और आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। सिर्फ अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना, बैकलिंक्स लेना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको उस वेबसाइट को भी देखना होता है जो कि एक्चुअली कहीं न कहीं टॉप पे है। हे गाइस, मैं हूँ सावन, एसईओ स्पेशलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ एलिजेंट डिजिटल सर्विसेज। पिछले 7 सालों से मेरी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ और मैं इस चैनल पे आपके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करके कमाई है। तो बेसिकली इस चैनल पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। आई मीन जो बेसिकली आप कहीं से भी उठा के ला सकते हैं, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली में काम करती हैं, जो मैंने क्लाइंट्स के लिए किया है और उनके रैंकिंग्स को सुधारा है, ट्रैफिक लेके आया हूँ। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगा। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नए वीडियोस रिलीज़ हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कंपटीशन एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझने का। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग योर ट्रू कॉम्पिटिटर्स। देखिए, जब मैं बोलता हूँ रियल कॉम्पिटिटर्स या ट्रू कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपकी फिजियोथेरेपी की वेबसाइट है या फिर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं या एक डेंटिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है आपके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? और सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका मेन कीवर्ड क्या होगा? अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है फिजियोथेरेपी आपका मेन कीवर्ड है? नहीं, ये एक बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है। अगर आप फिजियोथेरेपी गूगल पे डालेंगे तो आपको सबसे पहला रिजल्ट विकिपीडिया का आएगा। फिर उसके बाद में .edu, .gov ऐसे साइट्स आएँगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं या कौन सी आपकी मेन सर्विस है। फिजियोथेरेपी या डेंटिस्ट, ये सारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कहीं न कहीं। तो आपको ज़रूरी है ये समझना कि आप किस कीवर्ड पे फाइट कर रहे हो या किस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हो। तो आप अगर दिल्ली में रैंक करना चाह रहे हो तो आपका कीवर्ड होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट इन दिल्ली। अब आपको ये देखना है कि उनमें टॉप 10 जो फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट्स आते हैं, उनमें टॉप 10 में कौन रैंक है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो गाइस समझिए, अब लेट्स से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी एक ई-कॉमर्स की साइट है और अगर आप टी-शर्ट्स बेच रहे हैं या शूज़ बेच रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? आपने आज वेबसाइट शुरू करी है, आपको लगता है कि अमेज़न या मिंत्रा या ऐसे बड़े साइट्स आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इनकी अथॉरिटी ऑलरेडी बनी हुई है। इनफैक्ट अमेज़न की अथॉरिटी तो आई बिलीव गूगल से भी ज़्यादा होगी। तो आप उनको कभी भी बीट नहीं कर सकते और वो इतने सारे कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास नहीं है। आपके पास आप एक नीश, आप एक सेगमेंट पे ही रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं इनिशियली, राइट? आपकी जब अथॉरिटी बन जाएगी तब आप उनसे फाइट कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे किसी भी ऐसे ब्रांड को अपना कॉम्पिटिटर ना बनाएं जो कि बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, जो कि सर्विस आप दे भी नहीं रहे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो सर्विस दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एग्जैक्टली उससे उसको जो भी कॉम्पिटिटर बेच रहा है वो हमारा कॉम्पिटिशन होना चाहिए, राइट? सो लेट्स से अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं या आप अगर कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप जिस प्रोडक्ट पे को बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट पे कौन से साइट्स रैंक कर रही हैं। यू नो आपको ये देखना होगा कि उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ना हो या उन पे मिलियंस में ट्रैफिक ना हो। अगर आप वो हैं तो आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, आप उनको आउट रैंक नहीं कर सकते इनिशियल स्टेज पे, राइट? तो आपको अपना टारगेट ऐसा रखना चाहिए। लेट्स से अगर आपने आज शुरू किया है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि उस कीवर्ड पे वॉल्यूम कितना है। तो अगर उस कीवर्ड पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मे बी लेट्स से मिलियंस में, तो आप ऐसे साइट्स को टारगेट ना करें जिन पे मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है। आपको ऐसे साइट्स को टारगेट करना है जो कि कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में बेस्ड हो, राइट? या फिर अगर आप ग्लोबल बेच रहे हैं अपने सामान को, तो आपको कोशिश करना है कि उसके पास ट्रैफिक एक एवरेज हो, राइट? लेट्स से 25 से 50 हज़ार के बीच का ट्रैफिक हो। तो आप
उनके साथ में compete कर सकते हैं। आप उनके स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप उनको आउट रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे साइट्स को टारगेट करेंगे जिनके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिनके पास लाखों में लिंक्स हैं, तो आप लॉस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, इसलिए मैंने बोला, समझना कि आपके रियल कॉम्पिटिटर्स कौन है। अब आपने अपने रियल कॉम्पिटिटर्स को पहचान लिया है, तो अब बारी है, एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया था, वो ये कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कहीं ना कहीं और कीवर्ड्स के आइडियाज़ भी लगा सकते हैं। तो इस स्टेप में हम जानेंगे कैसे। तो देखिए, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट को पढ़ के भी बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या आप कुछ टूल्स पे जाके भी पता लगा सकते हैं। करना क्या होता है, देखिए, जैसे कुछ कीवर्ड्स उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो सेम सेक्टर में हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि उनके पास कहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड पे वो रैंक कर रहे हैं, है ना? ज़रूरी नहीं ना कि जो आपके पास भी कीवर्ड्स हैं उन्हीं पे वो रैंक कर रहे हो सकता है उनके पास और भी कीवर्ड्स पे रैंकिंग आ रही हो, और भी कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा हो। तो इसलिए आपको ज़रूरी है ये देखना कि उनके पास कौन से कीवर्ड से रैंकिंग आ रही है और कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है। तो वो आप उनके कंटेंट को पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप कितना पढ़ेंगे? तो इसलिए वी नीड सम टूल्स, राइट? तो कुछ टूल्स हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। वन ऑफ देम इज SEMrush, फिर Ahrefs है, Ubersuggest है। इन सब में जाके आपको क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर का URL डालना है, फिर वहाँ पे वो आपको सारा का सारा रिपोर्ट दिखा देंगे, जिनमें ये भी दिखेगा कि कौन सा कीवर्ड पे उनको कितना ट्रैफिक आ रहा है। उस कीवर्ड का कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखो आप, उसका वॉल्यूम देखो, फिर ये देखो कि उन्होंने कैसा आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर, उनको क्यों रैंक आ रहा है उस पे, ठीक है? और उनके साथ में कौन से और साइट्स हैं जो भी रैंक करते हैं उस कीवर्ड के लिए। फिर आप ये देखो कि क्या आप उससे बेहतर बना सकते हो, एंड देन यू गो फॉर दैट कीवर्ड। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं उसको कहते हैं बैकलिंक एनालिसिस। कॉम्पिटिटर्स, इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू गाइस, आप लोग सबसे ज़्यादा यही करते होगे, राइट? आप लोग सबसे ज़्यादा किसी भी टूल पे जाके कॉम्पिटिटर का URL डाला, वहाँ से बैकलिंक्स निकाले और उनको वहाँ से रेप्लिकेशन बनानी शुरू कर दी, राइट? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो क्या करते हैं कि आप बैकलिंक्स देखते हैं, किन डोमेन से उनको बैकलिंक्स मिले हुए हैं। ओके, तो क्या होता है कि देखिए, आपको पता है गूगल आपको आपके पास में कंटेंट है, आपने बहुत अच्छा अपना साइट बनाया, ऑन पेज किया है, लेकिन अगर आपके पास में बैकलिंक्स नहीं है तो आपका रैंक करना मुश्किल है। और आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपको ये भी देखना पड़ेगा उसको बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहा है, वो क्यों इतने अथॉरिटी है उसकी, तो वो हमेशा रैंक कर रहा है। तो उसकी बैकलिंक्स को चेक करेंगे। बैकलिंक्स चेक करने के तरीके हैं, वही कुछ टूल्स पे डालने पड़ेंगे, आपको सारा रिपोर्ट आ जाएगा। SEMrush है, Ahrefs है, वही Ubersuggest है, इन सब पे आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ये ज़्यादा पेड ही होते हैं, बट आपको कुछ फ्री ट्रायल एंड ऑल भी मिल जाता है इन सभी टूल्स में। तो आपको वहाँ से थोड़ी सी बैकलिंक एनालिसिस हो जाती है। इनफैक्ट Ahrefs का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, Ahrefs में आपको एक फ्री में बैकलिंक एनालिसिस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ वेबसाइट्स आपको दिखा देते हैं वो कि कौन से रेफरिंग डोमेन्स हैं इनके पास में। नाउ, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? हम ये देखते हैं कि किन वेबसाइट से उनको लिंक मिली हुई है, क्या अथॉरिटी है उन वेबसाइट्स की, किन एंकर टेक्स्ट पे उनको लिंक मिला हुआ है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम एंकर टेक्स्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि वो लिंक किस टाइप की है, गेस्ट पोस्ट है, ब्लॉग कमेंटिंग है, फोरम है, या किसी रिसोर्स पेज पे लिंक लगा हुआ है। वी कैन एक्चुअली चेक कि उनकी अथॉरिटी इतनी बड़ी क्यों है। इसी को हम बैकलिंक एनालिसिस कहते हैं। नाउ, यहाँ एक चीज़ समझने वाली ये होती है कि आपको बैकलिंक रेप्लिकेशन जब आप करना शुरू करते हैं, तो आप उनके सारे बैकलिंक्स का रेप्लिकेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर उनके पास कुछ जंक बैकलिंक्स भी होती हैं। कुछ साइट्स उनको अपने आप भी जंक बैकलिंक्स दे देते हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने गलती से बनाया हुआ हो, राइट? या फिर ये भी हो सकता है उन्होंने लिंक फॉर्म से बैकलिंक्स ले रखी हो, PBN साइट से लिंक्स ले रखी हो। तो गाइस, ज़रूरी नहीं जो उनके लिए। यहाँ एक चीज़ समझने वाली ये है कि अगर उन्होंने पुअर क्वालिटी बैकलिंक्स ले रखी है, फिर भी रैंक कर रहे हैं, तो ज़रूरी ये है जानना। अब देखना पड़ेगा कि उनकी वेबसाइट का डोमेन एज कितना है, कितने पुराने हैं वो, उन्होंने कितनी अथॉरिटी बनाई है, कितना ट्रस्ट बनाया है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, राइट?
सिर्फ हम ये नहीं देखते कि हम अच्छा इसको इतने सारे बैकलिंक्स मिले तो ये टॉप पे रैंक कर गया। गूगल बहुत सारी चीज़ें देखता है, राइट? तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू सी कि उनके पास में देखो थोड़ा खुद का नॉलेज तो चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके बैकलिंक्स को देख के बैकलिंक्स बना रहे हो। अगर उन्होंने पुअर क्वालिटी बैकलिंक्स ली और आप भी वहीं से जाके बनाना शुरू कर रहे हो, तो देयर इज़ अ चांस कि उनके साथ-साथ आप भी डूबोगे, राइट? होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स पे काम किया है जिनका ट्रैफ़िक कभी 40,000 50,000 था और एक ही बार में वो जब पेनलाइज़ हुआ तो 400-500 पे आ गया। द रीज़न इज़ कि दे वर फॉलोइंग ब्लाइंड लिंक फार्म, बाइंग लिंक फार्म साइट्स एंड ऑल। उनको लगता था अच्छा इसके लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए भी काम करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ऐसे मेथड्स को अवॉइड करना है, जेन्युइन लिंक्स बनानी है, जेन्युइन तरीके से बनानी है और अपने साइट को आउट रैंक कराना है। अब जब आपको कीवर्ड्स और बैकलिंक्स का आइडिया मिल गया होगा थोड़ा बहुत, तो अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्पिटिटर के टॉप पेजेस के बारे में जानने का। क्योंकि देखिए हर वेबसाइट में कुछ ही पेजेस होते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है ना? सारे पेजेस पे ट्रैफिक नहीं आता। तो हमें वो जानना है कि वो कौन से पेजेस हैं और वो क्यों इतने ज़्यादा ट्रैफिक को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम पेज का एनालिसिस करेंगे। अगेन आपको टूल पे डालना है, एhref या सेमरश पे आपको डालना है अपने कंप्यूटर के यूआरएल को और वो आपको रिपोर्ट दिखा देगा। वो ये दिखा देगा कि कौन से पेजेस सबसे ऊपर आ रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी नीड टू सी देयर इज, अब आप उस पेज को खोलेंगे, फिर आप देखेंगे कि वो पेज का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने वर्ड काउंट्स हैं उसमें, उसकी हेडिंग्स कैसे हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से एंकर टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं वो लोग, है ना? ये सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। ओके, सो कंटेंट का एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि गूगल इस कंटेंट को क्यों महत्व दे रहा है या क्यों उसको प्रायोरिटाइज कर रहा है आपके कंटेंट्स। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय चेकिंग दोज टॉप पेजेस। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप उसमें बेहतर कुछ कर सकते हैं या नहीं, या फिर उसने बहुत ही अच्छा लिख रखा है। सी गाइस, अगर उसने बहुत ही अच्छा लिख रखा है या बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे बैकलिंक्स हैं और ये सब है, तो फिर आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा। और अगर आपको दिख रहा है कि इतना अच्छा नहीं है, आप उससे थोड़ा सा अच्छा करके भी रैंक कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। इसीलिए कंपटीशन एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो अब जैसे हमने देखा कि कॉम्पिटिटर का कौन सा पेज सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है या कौन से टॉप रैंकिंग पेजेस हैं उसके, अब हमने उसका स्ट्रक्चर देखा। अब हमें ज़रूरत है देखने की कि उस वेबसाइट का ऑन पेज कैसा है। ऑन पेज ऑडिट। नाउ आप अपने वेबसाइट का तो ऑडिट करते ही हैं, अब आपको कॉम्पिटिटर के वेबसाइट का भी ऑडिट करना है और देखना है कि उसका ऑन पेज कितना सॉलिड है, क्या उसमें तरीके से सारी चीज़ें डाली हुई हैं। देखिएगा, इस ऑन पेज सिर्फ मेटा टैग्स और व्हाट डू यू से डिस्क्रिप्शंस और इमेज टैग्स यही नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? जैसे हेडिंग्स हो गए, यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया, यूआरएल में कीवर्ड्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, हेडिंग्स सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं या नहीं है, H1 के नीचे H2 के अंदर H3, ऐसे करके आई मीन देखिए, हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। हेडिंग्स के ऊपर हम कभी और वीडियो बनाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग अक्सर ऐसे मिस करते हैं। उसके बाद में आती है इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इमेज ऑल टैग्स आ गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो FAQs आपने अगर डाल रखी है कि नहीं, ऑल्दो ये ऑन पेज का पार्ट नहीं है, लेकिन FAQs आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है या कितना अच्छे से अपने पेज को स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है। उसके बाद ही आप फाइंड कर सकते हो कि उसमें कुछ लूप होल है या नहीं है। अगर लूप होल है तो उस लूप होल को फिल करके आप रैंक कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको इससे बेहतर आर्टिकल या उससे बेहतर पेज बनाना पड़ेगा। और जो टूल्स आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं ऑन पेज ऑडिट में, मैंने पहले भी इसके बारे में शायद बताया हुआ है, लेकिन आपके लिए स्क्रीमिंग फ्रॉग एक बहुत ही बढ़िया टूल है। इनफैक्ट 500 यूआरएल्स आप फ्री में चेक कर सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर के यूआरएल को आप स्क्रीमिंग फ्रॉग पे डालें, उसको उस टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। 500 यूआरएल तक फ्री में चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि उनके जो पेजेस हैं, उनकी हेडिंग्स और उसके पेज स्पीड सही है नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑन पेज में देखनी होती हैं। ठीक है, कुछ ब्रोकन पेजेस तो नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको ऑन पेज के बारे में पता चलेगा। अगर आपके कॉम्पिटिटर का ऑन पेज अच्छा नहीं है फिर भी वो रैंक कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं, डोमेन एज आता है,
लोगों पे उसका ट्रस्ट कितना है गाइस। लोगों पे ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी साइट को लोग ब्रांड नेम से ढूंढ रहे हैं तो आप समझिए कि उसकी अथॉरिटी ऑलरेडी बन गई है। लोगों, अब उसको बैकलिंक मिले ना मिले, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो गूगल उसको दिखाएगा और गूगल को भी पता चलेगा कि इसकी अथॉरिटी बनी हुई है। तो ब्रांड ऐसे वैसे तो ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, अथॉरिटी बनानी पड़ती है। बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि अगर कुछ चीप बैकलिंक्स भी हैं या बहुत अच्छा ऑन पेज भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी बहुत अच्छी बन गई है, लोग आपको सर्च कर रहे हैं बाय योर ब्रांड नेम, यू नो सब कुछ सेट है फिर, राइट? सो दिस इज़ हाउ वी विल डू द कंपटीशन एनालिसिस। ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद में देखेंगे कि क्या हम कुछ गैप्स हैं इन सभी चीज़ों में। टॉप पेजेस देखें, कीवर्ड्स देखें, ऑन पेज देखा, बैकलिंक्स देखें, इनमें ऐसे कुछ गैप्स हैं जो हम फिल कर सकते हैं या इससे बेहतर हमें बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप कंपटीशन को अच्छे से एनालाइज करोगे। तो आई गेस आपको आइडिया लग मिल गया होगा कि कंपटीशन एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना? कौन से टूल्स यूज़ करके कर सकते हैं। गाइस, कंपटीशन एनालिसिस के लिए अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा फेवरेट इट्स अ पेड टूल, SEM रश, बट वो बहुत ही अच्छा डेटा देता है। मुझे तो बहुत ही सही डेटा लगता है उसका, और काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। और बिना कंपटीशन एनालिसिस के अगर आप SEO कर रहे हो तो गाइस यू विल नॉट रैंक, आई एम टेलिंग यू। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, अपने पड़ोसी पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कभी-कभार। तो दोस्तों, ये था कंपटीशन एनालिसिस, कैसे अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को समझें, कैसे क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करके उनके बैकलिंक्स, उनके ऑन पेज और इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। नाउ एक बात समझने वाली है कि हम अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस इसलिए नहीं करते कि हम उनके स्ट्रैटेजी को कॉपी और पेस्ट कर दें, राइट? एंड देन उसी को अप्लाई कर लें। नहीं, देखिए गूगल एक्चुअली में आपको भी पता है प्लेजरिज्म इन कंटेंट दे डोंट लाइक, राइट? सो सिमिलरली अगर आप पूरा का पूरा अपने कॉम्पिटिटर को कॉपी कर रहे हो तो दे वोंट लाइक इट। तो आपको ये सारा जो अभी हमने सीखा है, ये करने का फ़ायदा क्या है या गोल क्या है? तो गोल ये है कि हम उससे बेहतर कैसे करें, है ना? हमारे कॉम्पिटिटर ने जो किया है, हम उससे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या आपके कॉम्पिटिटर का जो पेज है, वो अपडेटेड है या नहीं है। हो सकता है उनका कोई कंटेंट 2024 से रैंक कर रहा हो और 2025 में कुछ नई चीज़ें आई हों, तो आप अपने आर्टिकल में 2025 की चीज़ों को लिखो, तो आपका कंटेंट अपडेटेड होगा। और उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो अपडेटेड 2025। गूगल को ये भी सिग्नल मिलेगा कि ओके, आपका कंटेंट अपडेटेड है, चांसेस बढ़ जाएंगे आपके रैंक करने के। उसके बाद आप ये देखो कि उनके रेफरिंग डोमेन्स क्या हैं, यानी कि उनको कौन से डोमेन से लिंक्स आ रहे हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि वो पीबीएन या लिंक फार्म साइट से तो नहीं लिए गए हैं, या उन्होंने स्पैमी बैकलिंक्स तो नहीं बना रखी है। उनको अवॉइड करते हुए जो अच्छे बैकलिंक्स हैं उन साइट्स को आप अप्रोच कर सकते हो, है ना? और उनसे आप बैकलिंक्स ले सकते हो। ओके, उसी तरीके से आप उनके ऑन पेज को देख के ये समझ सकते हो कि उनका कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ ब्रोकन पेजेस तो नहीं है, इंटरनल लिंकिंग सही से कर रखी है, नहीं कर रखी है, किसी एक टॉपिक के बारे में उन्होंने कितने डिटेल में आर्टिकल लिख रखी है, उन्होंने टॉपिकल अथॉरिटी या EEAT का फॉलो कर रखा है, नहीं कर रखा है, ऑथर्स बायो है या नहीं है, यू नो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करके अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हो। यू डू नॉट हैव टू कॉपी पेस्ट थिंग्स, यू हैव टू डू बेटर देन देम। ओके, तो कंपटीशन एनालिसिस करने का ये फ़ायदा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन, मुझे इंस्पायर खुशी होगी काइंड ऑफ, राइट? और अगर आपको आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो कि एक्चुअली में वर्क कर रही हैं। और आई मीन आई थिंक दिस इज़ इट, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू से, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंकर टेक्स्ट के बारे में। एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वाले यूज़ करने चाहिए, गूगल किन एंकर टेक्स्ट्स को स्पैमी मानता है, कुछ लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम गाइस, बाय बाय।